Hello students, today we will discuss cross compiler and bootstrapping. In this we cover topics what is cross compiler and what is bootstrapping. A cross compiler is a compiler that runs on one machine and produces object code for another machine. Okay? तो क्रॉस कंपाइलर वो कंपाइलर है जो मशीन ए पे रन कर रहा है और ऑब्जेक्ट कोड प्रोड्यूस कर रहा है मशीन बी के लिए जो कि एक दूसरी मशीन है. ओके, फॉर एग्जाम्पल द कंपाइलर दैट रन्स ऑन विंडोज 7 पीसी बट जनरेट्स कोड दैट रन्स ऑन एंड्रॉयड स्मार्टफोन. ओके, तो एग्जाम्पल के तौर पे कोई कंपाइलर है जो विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर रहा है और वो जो ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड जनरेट कर रहा है वो मशीन कोड रन करेगा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ना कि विंडोज 7 पे. Okay, that's why it is called cross compiler. That is, it runs on one machine and produces the object code that executes on some other machine. Okay, the cross compiler is used to implement the compiler which is characterized by three languages. तो cross compiler को implement करने के लिए we need three languages: source language, target language and implementation language. If you see the figure, this is a compiler. It compiles the source language into the target language and the implementation language is in which the compiler is written. यानी कि ये कंपाइलर है, इसका इनपुट क्या है? सोर्स लैंग्वेज. इस लैंग्वेज को उसे कंपाइल करना है. दिस इज अ टारगेट लैंग्वेज. इस लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करना है. और कंपाइलर जो कि खुद में एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है, ये लिखा गया है इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज में. फॉर एग्जाम्पल आवर सोर्स लैंग्वेज इज सी. ओके, टारगेट लैंग्वेज इज मशीन कोड. यानी कि हमें सी को मशीन कोड में ट्रांसलेट करना है. ओके, और जो कंपाइलर है, सी का कंपाइलर है, ये लिखा गया है जावा लैंग्वेज में. ओके, तो यहाँ पे जो सी का कंपाइलर इट इज़ रिटन इन जावा लैंग्वेज एंड इट इज़ कन्वर्टिंग द सी इनटू मशीन कोड. एंड इस फिगर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय टी डायग्राम. दिस इज द टी डायग्राम. एस रिप्रेजेंट्स द सोर्स लैंग्वेज, टी इज रिप्रेजेंटिंग टारगेट लैंग्वेज एंड आई इज रिप्रेजेंटिंग द इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज. दिस टी डायग्राम इज रिप्रेजेंटिंग दिस कंपाइलर. ओके, तो सोर्स को टारगेट में कन्वर्ट कर रहे हैं एंड द कंपाइलर इज रिटन इन इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज. इसी टी डायग्राम को हम रिप्रेजेंट करते हैं टेक्सचुअल फॉर्म में लाइक दिस एस सबस्क्रिप्ट आई टी. ओके, नाउ compilers are of two kinds, native and cross. Let's see what are these. Native compilers are written in the same language as the target language. Okay, नेटिव कंपाइलर्स वो लैंग्वेज होते हैं वो उसी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं जो उनका टारगेट लैंग्वेज होता है. ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम सी को कन्वर्ट कर रहे हैं असेंबली लैंग्वेज में, तो सी हमारा सोर्स लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज हमारा टारगेट लैंग्वेज है. तो जो कंपाइलर होगा उसकी जो लैंग्वेज है दैट इज इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज भी क्या होगा? असेंबली लैंग्वेज ही होगी. तो इन नेटिव कंपाइलर्स द इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज इज सेम एज द टारगेट लैंग्वेज. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल SMM इज ए कंपाइलर फॉर द लैंग्वेज S. यहाँ पे S जो है इट इज रिप्रेजेंटिंग द सोर्स लैंग्वेज जिसके लिए कंपाइलर बना रहे हैं. दैट रन्स ऑन मशीन M एंड जनरेट्स आउटपुट कोड दैट रन्स ऑन मशीन M. तो यहाँ पे S इज द सोर्स लैंग्वेज, इट इज रनिंग ऑन मशीन M एंड प्रोड्यूसिंग द कोड फॉर मशीन M. ओके, जो कंपाइलर होता है वो जो ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है, तो जिस मशीन पर रन करता है उसी मशीन के लिए वो ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होता है. ओके, तो वही चीज़ लिखी गई है. जो इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज है उसके लिए यहाँ पे मशीन M लिखा गया है. ओके, और जो ऑब्जेक्ट कोड है क्योंकि मशीन के M के लिए ऑब्जेक्ट कोड जनरेट हुआ है तो यहाँ पर भी M लिखा गया है. तो दिस इज द सोर्स लैंग्वेज कन्वर्टेड टू मशीन कोड दैट इज रनिंग ऑन मशीन M. ओके, तो सोर्स कोड को जो मशीन कोड है M मशीन के मशीन कोड में कन्वर्ट किया जा रहा है और जो लैंग्वेज है जो कंपाइलर है इट इज़ रिटन फॉर M. और क्रॉस कंपाइलर होते हैं दे आर रिटन इन डिफरेंट लैंग्वेज एज द टारगेट लैंग्वेज. तो क्रॉस कंपाइलर में जो आपका इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज है और टारगेट लैंग्वेज है दोनों डिफरेंट होंगे. फॉर एग्जाम्पल S and M. ओके, तो S इज द सोर्स लैंग्वेज. ओके, और क्या है? दैट रन्स ऑन मशीन N इज योर मशीन. ओके, ऑन विच द कंपाइलर इज रनिंग एंड जनरेट आउटपुट कोड दैट रन्स ऑन मशीन M. यहाँ पे S सोर्स लैंग्वेज है, जो कंपाइलर है इट इज रनिंग ऑन मशीन N एंड इट इज प्रोड्यूसिंग द कोड फॉर मशीन M. दिस इज SNM, दैट इज क्रॉस कंपाइलर. यहाँ पे क्या है? जो सोर्स लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जा रहा है M में
ठीक है, इट मीन्स द कोड विल रन ऑन मशीन एम, जो कोड है वो जनरेट कहाँ हो रहा है, वो भी मशीन एम पे ही जनरेट हो रहा है। यहाँ पे सोर्स लैंग्वेज है, मशीन एन पे कंपाइलर रन कर रहा है, और जो ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होगा वो मशीन एम के लिए होगा। तो एन और एम दोनों मशीन यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। ओके, लेट्स सी एन एग्जाम्पल हेयर। वी हैव टू राइट ए क्रॉस कंपाइलर फॉर लैंग्वेज एन इन द इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज एस टू जनरेट कोड फॉर मशीन एन। ओके, तो एन लैंग्वेज के लिए हमें कंपाइलर लिखना है। तो इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज जो है, जिस लैंग्वेज में कंपाइलर लिखा जाएगा वो एस है आपकी। ओके, और जिस मशीन के लिए ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होगा वो मशीन एन है। तो दिस इज योर द टी डायग्राम, यू कैन सी हियर। एन इज द सोर्स लैंग्वेज, ओके, एन इज द मशीन फॉर विच ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट होना है, और एस इज योर इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज। दिस इज आवर टारगेट। ओके, ये कंपाइलर हमें जनरेट करना है। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव, ये कंपाइलर हमने किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, एस में लिखा हुआ है। एस लैंग्वेज इज द इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज। एस लैंग्वेज में हमने कंपाइलर लिखा है जो एन को कन्वर्ट करेगा मशीन कोड फॉर एन। ओके, व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड ए कंपाइलर दैट कैन कंपाइल एस। ओके, so what we are doing here, we need a existing compiler for S, runs on machine M and generate code for machine M। तो हम एक ऐसा कंपाइलर देंगे जो ऑलरेडी हमारे पास होगा, ठीक है, फॉर लैंग्वेज एस के लिए, क्योंकि कंपाइलर हमने एस में लिखा है। ओके, तो इसको हमें कंपाइल करना है, क्योंकि एस में लिखा है तो हमें एस का कंपाइलर चाहिए। तो नीड ए कंपाइलर एस दैट रन्स ऑन मशीन एम एंड दैट जनरेट्स कोड फॉर मशीन एम। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है मशीन एन हमारा। ये ध्यान रखिएगा, दिस एंड दिस विल बी सेम। ओके, नाउ जब ये कंपाइलर इस कंपाइलर को कंपाइल करेगा तो वी गेट दिस कंपाइलर। व्हाट वी आर गेटिंग, कि वी गेट ए कंपाइलर दैट कन्वर्ट्स लैंग्वेज एन टू द मशीन कोड फॉर एन एंड दैट इज इम्प्लीमेंटेड ऑन मशीन एम। ओके, इट मीन्स we have a compiler that is running on machine M and generating code for machine N। ओके, क्योंकि ये जो कंपाइलर है, दिस कंपाइलर, ये किसके लिए, ये जो कोड जनरेट करेगा वो कहाँ रन करेगा, वो मशीन M पे रन करेगा। ओके, तो दिस इज रनिंग ऑन मशीन M। ओके, और ये जिस कंपाइलर कंपाइल कर रहा है उसका काम क्या है, N को N में कन्वर्ट करना है। Okay, so this is what here n is translated to n. So this way now we have created a compiler that is running on machine M and converting the source language S n into the object code for machine n. Okay, इसको थोड़ा जनरल वे में समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमारे पास तीन लैंग्वेजेज हैं, F फॉर फोर्ट्रॉन, ठीक है, C फॉर सी लैंग्वेज, P फॉर पास्कल लैंग्वेज है, और J फॉर जावा है। हमारे पास एक ट्रांसलेटर है जो फोर्ट्रॉन को कन्वर्ट करता है सी लैंग्वेज में। दोनों लैंग्वेज हैं, फोर्ट्रॉन लैंग्वेज के कोड को कन्वर्ट करता है सी लैंग्वेज के कोड में, ठीक है, और जो ट्रांसलेटर है वो लिखा गया है पास्कल में। तो वी हैव ए पास्कल ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट्स द फोर्ट्रॉन इनटू सी लैंग्वेज। ओके, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें जावा ट्रांसलेटर चाहिए जो फोर्ट्रॉन को सी में कन्वर्ट करे, जबकि हमारे पास क्या है, पास्कल का ट्रांसलेटर है, एंड वी नीड जावा ट्रांसलेटर। व्हाट वी आर डूइंग दैट, यहाँ पास एक ऑलरेडी से जावा ट्रांसलेटर है, ओके, जो पास्कल को जावा में कन्वर्ट करता है। तो दिस इज अ जावा ट्रांसलेटर दैट इज कन्वर्टिंग द पास्कल कोड टू जावा कोड। और ये जो ट्रांसलेटर किस में लिखा गया है, पास्कल में लिखा गया है। तो दिस इज रिटन इन पास्कल, और ये जो ट्रांसलेटर है वो पास्कल कन्वर्ट करता है जावा में। तो जब इस ट्रांसलेटर को ये वाला जो ट्रांसलेटर इनपुट देंगे तो ये जो ट्रांसलेटर इस पी को कन्वर्ट करेगा जावा में। तो नाउ वी गेट ए जावा ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट्स फोर्ट्रॉन टू सी कोड। ओके, इन दिस वे यू कैन सी दैट कि हमें जावा ट्रांसलेटर अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ी है, ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया है कि हमारे पास एक ऑलरेडी ट्रांसलेटर था जावा का जो पास्कल को जावा में कन्वर्ट कर रहा था। ओके, तो हमने इसको पास्कल का प्रोग्राम इनपुट दिया
क्योंकि ये ट्रांसलेटर पास्कल में लिखा हुआ है। तो इस ट्रांसलेटर ने क्या किया, इस पास्कल को जावा में कन्वर्ट कर दिया। और ये जो पास्कल का जो ट्रांसलेटर था ये कर क्या रहा था, ये फोटोन को सी में कन्वर्ट कर रहा था। तो सिंस this Pascal is converted to Java, so now it becomes a Java translator that is converting Fortran to C language. ओके तो हमें जावा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारे पास दिस ट्रांसलेटर की हेल्प से हमने इस ट्रांसलेटर को, लैंग्वेज को पास्कल से जावा में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस कंपाइलर। नाउ व्हाट इज बूट स्टेपिंग? Bootstrapping is the technique for producing a self-compiling compiler. That is, compiler or assembler written in the source programming language that it intends to compile. अब bootstrapping में क्या है कि हमें C का कंपाइलर लिखना है, मगर हमें C का कंपाइलर C में ही लिखना है। हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे होगा? अभी हमने C का कंपाइलर लिखना था, जावा में लिख लिया, जावा कंपाइलर हमने फोर्ट्रॉन में लिख लिया। ओके तो हमारा सोर्स लैंग्वेज था और जो इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज था वो दोनों अलग अलग थे। अब यहाँ पे जो सोर्स लैंग्वेज है सी लैंग्वेज, जिसको हमें कंपाइल करना है, और हमें कंपाइलर भी चाहिए सी में लिखा हुआ, यानी जो इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज है वो भी सी में हो। तो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ बूट स्टेपिंग। इट इज टेक्निक फॉर प्रोड्यूसिंग सेल्फ कंपाइलिंग कंपाइलर, यानी जो खुद कोई कंपाइल करे। दैट इज कंपाइलर रिटन इन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी ऐसा कंपाइलर जो लिखा गया है सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही। अगर सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारा सी है तो कंपाइलर भी सी में लिखा होना चाहिए। सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर जावा है तो हमारे पास जो कंपाइलर होना चाहिए वो भी जावा में ही लिखा होना चाहिए, यानी कि सोर्स लैंग्वेज और इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज शुड बी सेम। ओके देन इट बिकम्स बूट स्टेपिंग। ओके तो ये होता कैसे है, तो हम करते क्या है, एन इनिशियल कोर वर्जन ऑफ कंपाइलर, जिसको हम कहते हैं बूट स्टेप कंपाइलर, is generated in different language, which could be a assembly language. Okay, successive expanded versions of the compiler are developed using this minimal subset of the language. तो हम क्या करते हैं कि अगर हमें सी का कंपाइलर बनाना है, ठीक है, तो हम सी का एक सबसेट ले लेते हैं और उस सबसेट को हम दूसरी लैंग्वेज के थ्रू कंपाइल करा देते हैं। जैसे आप हम देख सकते हैं असेंबली लैंग्वेज। तो उस सबसेट का जो कंपाइलर बना रहे हैं, दिस इज व्हाट कॉल्ड बूट स्ट्रैप कंपाइलर। हमें बनाना है सी का कंपाइलर, बट हम सी का कंपाइलर नहीं बना रहे हैं, हम सी का एक सबसेट ले रहे हैं और उसका कंपाइलर बना रहे हैं दूसरे लैंग्वेज में। ओके दैट इज वी कॉल, अब जो कंपाइलर बन के आएगा उस सबसेट का, उससे हम कहेंगे बूट स्ट्रैप कंपाइलर। और जो लैंग्वेज हम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं सी के अलावा। जैसे हमने यहाँ पे मान लिया कि हम असेंबली लैंग्वेज में हम सी के सबसेट का कंपाइलर जनरेट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो कंपाइलर आ जाएगा वो सी का आ जाएगा, ठीक है ना, वो सी का कंपाइलर आ जाएगा जो सी का सबसेट होगा, और उस कंपाइलर से हम पूरे सी का कंपाइलर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं, तो देयर में बी 3 or 4 स्टेप्स। तो स्टेज नंबर 1, प्रिपेयरिंग एनवायरनमेंट फॉर द बूट स्ट्रैप कंपाइलर टू वर्क विद, आप इसको ओमिट भी कर सकते हैं। फिर आपको बूट स्ट्रैप कंपाइलर को जनरेट करना है। जब आपको बूट स्ट्रैप कंपाइलर बन जाएगा तो आपको फुल कंपाइलर प्रोड्यूस करना है बाय बूट स्ट्रैप कंपाइलर। तो आपको पूरा का पूरा फुल कंपाइलर बूट स्ट्रैप कंपाइलर यूज़ करके प्रोड्यूस करना है, और उसके बाद उस फुल कंपाइलर को प्रोड्यूस करना है बाय स्टेज 2 फुल कंपाइलर से। ओके तो इन स्टेप्स को यूज़ करके वी कैन क्रिएट ए कंपाइलर दैट इज रिटन इन द सेम लैंग्वेज एज द सोर्स लैंग्वेज। ओके यहाँ पे एक स्टेप्स को देखते हैं इन ए डायग्नोस्टिक वे। फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें बूट स्ट्रैप कंपाइलर चाहिए। तो हमने क्या किया कि एक सबसेट ऑफ सी ले लिया, जिसको हमने कहा C0। इट इज़ नॉट द कंप्लीट सी लैंग्वेज, इट इज़ ए सबसेट ऑफ सी लैंग्वेज। ठीक है, उसको हमने C0 दिया। तो दिस इज योर आवर सोर्स लैंग्वेज। ठीक है, हमें इसे कन्वर्ट करना है असेंबली लैंग्वेज में, और हमारे पास एक कंपाइलर है जो हमने लिखा है असेंबली लैंग्वेज में ही। ओके तो यह द इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज, द कंपाइलर इज रिटन असेंबली लैंग्वेज। जब ये कंपाइल होगा, तो हमें क्या मिलेगा, एक कंपाइलर मिलेगा जिसे हम कहते हैं कंपाइलर नंबर 1। और ये कंपाइलर क्या कंपाइल कर रहा है, सबसेट ऑफ सी को कंपाइल कर रहा है। ये सोर्स लैंग्वेज है, इसको कंपाइल करना है। ये टारगेट लैंग्वेज है जिसमें कंपाइल होना है। तो दिस कंपाइलर विल कंपाइलिंग ए सबसेट ऑफ सी लैंग्वेज,
into assembly language. Okay, and this compiler is your bootstrap compiler. Okay, now step number 2, then using with a small subset of C, that is C0, for the source language C the compiler written. अब ये जो कंपाइलर आया है, इससे हम C को कंपाइल करेंगे, पूरे C लैंग्वेज को कंपाइल कर सकते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द सोर्स लैंग्वेज इज योर C लैंग्वेज. ओके, एंड दिस इज योर द असेंबली लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज है, एंड दिस इज इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज क्या है आपका, CO है. ओके, दिस इज योर CO, मीन्स जो C को हमें कंपाइल करना है असेंबली लैंग्वेज में, और इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज क्या है, सबसेट ऑफ C, क्योंकि ये कंपाइलर हम ऑलरेडी स्टेप नंबर 1 में जनरेट कर चुके हैं. इसी कंपाइलर को हम स्टेप नंबर 2 में यूज कर रहे हैं फॉर कंपाइलिंग द कंप्लीट C लैंग्वेज इनटू असेंबली लैंग्वेज. यू कैन सी हियर, एंड दिस कंपाइलर यू गेट, दिस इज अ कंपाइलर फॉर C दैट इज जनरेटिंग और ट्रांसलेटिंग द C इनटू असेंबली लैंग्वेज. ओके, तो यहाँ पे आपको C का कंपाइलर मिल गया, और ये कंपाइलर लिखा गया है किसमें, किस लैंग्वेज में, C में ही लिखा गया है, दैट इज CO, दैट इज द सबसेट ऑफ C. Now finally we compile the second compiler, that is this one compiler. Using compiler 1, the compiler 2 is compiled. Okay, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं this is your the second compiler. ये फिगर जो बना हुआ है ये वही फिगर है, C ASM C0, that is compiler number 2. इसको कंपाइल कर रहे हैं, इससे कंपाइलर नंबर 1 से कंपाइल कर रहे हैं. ओके, तो दिस इज योर CO, दिस इज ASM एंड दिस इज ASM. तो ये CO सेम है, ये ASM सेम है. ओके, तो अब जो कंपाइलर आपको मिल रहा है, ये कंपाइलर होगा क्या, C to ASM होगा, क्योंकि ये कंपाइलर CO को कंपाइल करेगा. ठीक है, और किस में कन्वर्ट करेगा, ASM में करेगा, और इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज क्या, ASM है. तो फाइनली वी गेट ए C कंपाइलर दैट इज ट्रांसलेटेड इनटू असेंबली लैंग्वेज, एंड द इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज इज नाउ बिकम्स असेंबली लैंग्वेज. तो आपका ये जो कंपाइलर मिल गया, C का कंपाइलर मिल गया, जो कन्वर्ट कर रहा है असेंबली कोड में, और ये C में नहीं लिखा हुआ है, ये असेंबली कोड में लिखा हुआ है. वो हमने कैसे किया है कि इस कंपाइलर को कंपाइल कराया है, रन कराया है थ्रू इस कंपाइलर. दिस कंपाइलर इज इनपुट टू दिस कंपाइलर, कंपाइलर 2 इज गिवन इनपुट टू कंपाइलर 1, एंड जब कंपाइलर 1 ने कंपाइलर 2 को कंपाइल कर दिया, रन करा दिया, तो जो आउटपुट मिला that is a compiler from C to assembly language, and that will run on what, ASM. क्योंकि ये जो कंपाइलर है, ये जो मशीन कोड जनरेट करता है, वो किसके लिए करता है, दिस वन. ठीक है ना, तो दिस इज कन्वर्टिंग, दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज. तो दिस C is now translated to ASM, and that will run on the machine in which assembly language is running. In this way, we have get an C compiler in assembly language. This is what the concept of bootstrapping. Okay, so this is the way the first compiler is written. ये जब पहला कंपाइलर कैसे लिखा गया था, ये जब लैंग्वेज थी नहीं तो कंपाइलर कैसे आ गया. दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट द फर्स्ट कंपाइलर वाज written. Okay, so in this video we seen what is a cross compiler, what is a native compiler, and what is the importance of bootstrapping. Hope you will be able to understand all these concepts. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.